मैंने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नंबर वन एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, आप पहले सबसे 3D ट्रांजिशन सीरीज को ही लिखा करते हैं। इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe, Co, Ni, CuZn। देयर आर द 10 एलिमेंट्स। ओके, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज है। 3D ट्रांजिशन सीरीज का मतलब द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 3D ऑर्बिटल, दैट इज 3D ट्रांजिशन सीरीज। सो इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 21, 2, 3, 4, 5, 7, 30। ओके, 20, 29, 30। नाउ जनरली क्या होता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज, जैसे जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज में चलना शुरू करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज क्या बाकी एलिमेंट्स में, बाकी पीरियड्स में, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों घट जाती है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी। बट यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसमें दो चीजें लगी हुई है। जब हम स्कैंडियम से Zn की तरफ जाते हैं वैसे तो एटॉमिक रेडियस घटता ही है, लेकिन देयर आर द सम वेरिएशंस इन द एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से वेरिएशंस हैं? स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर एटॉमिक रेडियस घट जाता है। ओके, Mn पे अचानक बढ़ जाता है। FeCO Ni ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है। देन Cu और Zn में भी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। नाउ क्या सिचुएशन है, क्या क्या हुआ होगा जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में जाते हैं? तो क्योंकि 3D ऑर्बिटल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, 3D ऑर्बिटल हाफ फील्ड की तरफ होता चला जाता है, साथ साथ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में जा ही रहा होता है, जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्सेप्शनली एकदम से बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो होगा बेटा वो एकदम घट जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई बात ही नहीं। लेकिन Mn में जब हम जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि एटॉमिक साइज एकदम से मैं बढ़ा हुआ बता रहा हूं। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज जो डी ऑर्बिटल के क्या बाकी सभी एलिमेंट्स में लगता ही है, और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो डी ऑर्बिटल होता है, आपको पता है डी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से होती है ना। तो ये डी ऑर्बिटल क्या करता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो साथ साथ डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 करके इलेक्ट्रॉन बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ रिपेल करती है। ओके, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है फोरस इलेक्ट्रॉन, उनको बाहर की साइड रिपेल करती है। सो डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो जैसे ही हाफ फील्ड या 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था, दोनों चीजें यहां भी बढ़ रही थी, यहां भी बढ़ रही हैं। बट जैसे हम Mn पे आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर देता है और साइज अचानक से इंक्रीज हो जाता है। तो यहां हम बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज। वरना तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, लेकिन यहां शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर देता है और साइज बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, FeCO Ni, इन तीनों के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट दोनों के दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने देता है शील्डिंग इफेक्ट को, ना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने देता है न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, कांस्टेंट रहती है, अप्रॉक्स कांस्टेंट रहती है। ओके, इन द लास्ट शेल कॉपर एंड Zn, जब हम Cu एंड Zn में जाते हैं
तो न्यूक्लियर चार्ज पूरी तरह से बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है बाय द शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस बाय शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, क्योंकि शील्डिंग का मतलब होता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं। जब बाहर की तरफ रिपेल करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से साइज, न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ती जाएगी। और अगर न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ती जा रही तो ऑब्वियसली साइज बढ़ता जा रहा है। सो इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज की जो हमने बात की, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज जो है साइज में वेरिएशंस होते हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो द साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। In case of Mn, shielding effect overcome the nuclear charge, so size increases. While in case of FeCO(Ni), nuclear charge and shielding effect counterbalance to each other, so does not the size increases or decreases, it remains constant. While in the case of Cu and Zn, atomic size increases due to shielding effect overcome nuclear charge or does not allow the nuclear charge to increase. That's why the shielding effect increases or size increases. Okay, चलो नोट करवाना है, जरूरत नहीं, हो गया। नोट करवाऊं या करेंगे, कर लिया है? ठीक है ठीक है ठीक। इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज, राइट, as we move from left to right, left to right, हाँ, atomic size varies from scandium to Zn. As from scandium to chromium, as from scandium to chromium, the atomic size decreases because nuclear charge increases. Nuclear charge को you can write Nc. Increases. In case of Mn, atomic size increases फिर मैंने कहा, फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा, आगे लिखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऑफ एटमाइजेशन, बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं Mn की, तो Mn has 25, so I have to write Ar 3d5 4s2. It means there are the 5 electrons in the d orbital. There are 5 electrons. तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और आगे 4s ऑर्बिटल है, सो दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये दूसरे Mn के साथ, क्योंकि Mn मेटल तो मेटल ही है, दोनों मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं बॉन्ड, है ना, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग करेंगे। इस वजह से जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बना लेते हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, जब मेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है तो इन एलिमेंट्स को जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ब्रेक करने के लिए हीट, एंथैल्पी, एनर्जी हमें उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है,
और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो दूसरे मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। इस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। जो एनर्जी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब Zn जो होता है जिंक, जिंक में 3d10 4s2, 3d10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो देयर इज अ नो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड और देयर इज नो मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स इन केस ऑफ Zn। इट मींस ये हुआ only the transition elements having tendency to make the metallic bond, to make the metallic bonds. क्यों? Because they are having unpaired electrons. Hence they require the high enthalpy of atomization. This is a very important question. Every year it comes in the exams. So right, all the transition metals have unpaired elements have unpaired electrons. So they make the strong metallic bonds strong metallic bonds has more and more amount of energy is required has more and more amount of energy is required to break these bonds. It means they require high enthalpy of atomization. They require high enthalpy of atomization. Written. Okay. अब आगे बढ़िए बेटा, अगला पॉइंट लिखिए, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। रिटर्न बोलूं? लिखेंगे many transition elements such as CONI, FeMOPT, such as CONI, FeMO, platinum, etc. and their compounds are used as catalyst. किस वजह से? due to number one variable oxidation state, due to variable oxidation number, comma, due to presence of free valencies on the surface, इनमें एक तो फ्री वैलेंसीज होती है ना। वैलेंसीज जो होती है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। सो दे लिखेंगे दो, सो दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, so they provide the surface area to the किसको? reacting molecules, as they act as a catalyst. Okay.
नेक्स्ट पॉइंट, colored ion formation. Colored ion formation. वो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस इनकी क्या, हाँ इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, और अब हम पढ़ रहे हैं इसकी कलर्ड आयन फॉर्मेशन. All the transition elements having the unpaired electrons in the d orbital. Unpaired electrons in the d orbital. So most of the transition metal compounds are colored. हाँ हाँ हाँ, ओके. बेटा मैंने ये बोला है कि all the transition metals have unpaired electrons. इन कहाँ पे रखते हैं? In the d orbital. So unpaired electron की वजह से they show the colored ion formation or they form the colored compounds. ठीक है. They form the colored ion compounds या colored ion formation. इसमें लिख लें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि जो when the white light falls on the metal atoms, when the white light falls on the metal atoms, then the electrons from the lower energy level metal electrons from the lower energy level jumps to the higher energy orbital ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम डी टू डी, मतलब डी डी ट्रांजिशन इट इज कॉल्ड एज. आप इसका आंसर ना छोटे से वर्ड्स में भी दे सकते हैं कि अगर 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो वो 3D से 4D में जा रहा होगा, मतलब डी डी ट्रांजिशन दिस इज कॉल्ड एज. अगर आपको क्वेश्चन ये मिलता है कि व्हाई डज द ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन. ओके, बाकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इतना वर्ड भी उसको आंसर को सेम मार्क्स दिलवाएगा. तो ड्यू टू, मैंने बोला कि व्हेन द व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांजिशन मेटल्स देन द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल. ब्रैकेट में लिख दिए फ्रॉम डी टू डी, डी से डी, दिस इज डी डी ट्रांजिशन. एंड आफ्टर सम टाइम इट शोज द कलर. For example, Cu2 plus ion absorb red light. Cu2 plus ions absorb red light for promotion of the promotion of the 3D electrons, for the promotion of the 3D electrons, and it reflects greenish blue light, and it appears deep blue color. It reflects greenish blue light and appears deep blue. इसलिए कॉपर जो आयंस होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं. ओके, डीप ब्लू, यस. इसी तरह लिख लीजिए Ti3+ आयन इज पर्पल. Ti टाइटेनियम 3+, Ti3+ is purple.
it has mixed effect of blue and red colors. Mixed effect of blue and red colors because it absorbs yellow wavelength. ओके ओके, अगला लिखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हम ये भी जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाएंगे, सुने। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का मतलब है, होते कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज FeNH3 6 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। NiCl4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। MnH2O6 2 पॉजिटिव, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो हम कैसे पता करते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या ये बनाते क्यों है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अभी इससे जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए है बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू द आयंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं NaCl की बात करूं तो आपको पता है दिस इज आयनिक कंपाउंड, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों चीजें हैं। इट विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, क्यों, क्योंकि इट वाज आयनिक कंपाउंड। अगर मैं Fe या इनमें से कोई से की भी बात करूं, FeNH3 6 2 पॉजिटिव की मैं बात करूं, तो मेटल नॉन मेटल आपको इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, बट दिस इज Fe + 6NH3 नेगेटिव। ये ऐसे नहीं टूटेगा, जब नहीं टूटेगा इसका मतलब ये कंपाउंड कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है दे डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू द आयंस। हो गया, ये डेफिनेशन हुई। अब इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें जरूरत होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा हम पहले पढ़ा करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दिस इज पार्शियली ट्रांसफर या पार्शियली शेयरिंग, यू कैन से। ये जो कंपाउंड्स हैं 6 मतलब NH3, इनको हम बोलते हैं, एक नया वर्ड है आपके लिए, लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स जो होते हैं ये अपना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देने की कोशिश करते हैं। ओके, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe में होता है d ऑर्बिटल वैकेंट। तो ये लेता क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्री d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ही NH3 से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो यही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की टेंडेंसी है। क्या हुई, Fe में वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए ये लाइगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर ले लेते हैं तो ये कंपाउंड बना लेते हैं, और इन कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली। वैसे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट में भी बनता है, बट ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स जो मिलते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के मिलते हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल्स के, क्योंकि दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, Fe+3 भी दिखा सकता है। सो इट कैन मेक द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब लिया क्यों, फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि Fe के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट था, और उस वैकेंट d ऑर्बिटल में कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये ले सकता है, इसलिए Fe ने NH3 जैसी स्पीसीज से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बनाई। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक बॉन्ड के थ्रू लेगा, वैसे तो लेगा नहीं,
जब बॉन्ड के थ्रू लेगा तो इस बॉन्ड को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, या अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की या एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन में हम ये सेट करेंगे कि क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटते इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। ट्रांजिशन मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए लाइगेंड्स से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक बॉन्ड बना लेते हैं, वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कंपाउंड्स आयंस में नहीं टूटते, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 टूटा करते हैं क्योंकि वो आयनिक होते हैं। ये ना टूटने की वजह से इनका नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू मेक द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आल्सो। ओके, लिखिए इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाइए। दो पॉइंट्स है बेटा। एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, स्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ओके, और द नेक्स्ट इज अलॉयज फॉर्मेशन। लिसन, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो आपस में इस तरह से कंबाइंड हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये छोटे एटम्स होते हैं। तो छोटे एटम्स, स्मॉलर एटम्स, क्योंकि इनके साइज तो लगभग बराबर हैं, सेम है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स इनकी इंटरस्टिशियल साइट्स में, इंटरस्टिशियल पोजीशंस में एंटर कर सकते हैं। तो अगर इन पोजीशंस में वो एंटर कर सकते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, उस कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलेंगे, because all the transition metals have approx similar sizes, so they are having the small gaps. These gaps are called as interstitial gaps or interstitial positions, and the smaller atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen can enter into the interstitial spaces. That's why they form the interstitial compounds. Okay, the next is alloys formation. Alloys formation, जैसा मैंने अभी बताया, ये ट्रांजिशन मेटल्स के जो साइज होते हैं वो लगभग सिमिलर से होते हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो लगभग सिमिलर जैसे साइजेस होते हैं। इस सिमिलर साइजेस की वजह से, स्मॉलर साइजेस की वजह से, ये दूसरे ट्रांजिशन मेटल के साथ हीट करने पे, मोल्टन स्टेट में आने पे मिक्स हो जाते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं, जिन्हें हम अलॉयज बोलते हैं। सो दे हैव टेंडेंसी टू मेक द अलॉयज आल्सो because of smaller sizes as well as similar sizes, they form the alloys formation. दोनों पॉइंट्स लिखिए अपनी लैंग्वेज में।